हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स। इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स। फर्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू वीनस इन 2028। वीनस मिशन इंडिया अडॉप्ट करेगा, है ना, शुक्र मिशन 2028 में। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के अंदर आएगा। और इंडिया का टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी 4.0 जो जीएस पेपर 2 आईआर के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इंडिया का फर्स्ट वीनस मिशन लॉन्च किया जाएगा मार्च में, वो भी 2028 में। इंडिया इज सेट टू embark ऑन इट्स फर्स्ट मिशन टू वीनस। ठीक है। द मिशन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट विल बी इसरोज सेकंड इंटरप्लैनेटरी वेंचर। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, तो इसरो का सेकंड इंटरप्लैनेटरी वेंचर होगा। प्लेनेटरी मतलब प्लेनेट के तरफ जो वेंचर है। एक हमने कहाँ पे मंगल मिशन भेजा था, मार्स पे जो मिशन भेजा था वो 2013 में भेजा था। मार्स ऑर्बिटर मतलब मार्स को ऑर्बिट करेगा, मार्स को चारों तरफ घूमने का मिशन भेजा था। वही का वीनस को ऑर्बिट करने का, वीनस पे उतरने का मिशन नहीं होगा। पुराना वाला मिशन भी वीनस पे मार्स पे उतरने का नहीं था। मतलब कि हमारा जो भी सैटेलाइट होगा वो मार्स पे उतरा नहीं था, ऑर्बिट कर रहा था। वैसे ही यहाँ हम बात करें इसरो का, इसरो के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है। इसरो 15 अगस्त 1969 को फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फाउंडर श्री विक्रम साराभाई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस वगैरह के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव उसके चेयरमैन है, विद द चेयरमैन ऑफ इसरो आल्सो सर्विंग एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है। चलिए, अब ये वीनस मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? वीनस मिशन का ऑब्जेक्टिव है वीनस को स्टडी करना। The mission aims to study Venus from orbit, focusing on its surface, subsurface, atmosphere, ionosphere, and its interaction with the sun. वीनस के सरफेस पे, वीनस का सब सरफेस थोड़ा अंदर, वीनस का एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेयर में जो भी आयोनोस्फेयर होता है वो कैसा है, और वीनस का इंटरेक्शन सन के साथ कैसा है, ये सब कुछ स्टडी किया जाएगा। द मिशन विल कैरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बोथ इंडिया एंड इंटरनेशनल पार्टनर। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भेजे जाएंगे इंडिया की तरफ से भी, इंटरनेशनल पार्टनर्स की तरफ से भी। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग वीनस क्या होगा? वीनस को अर्थ का ट्विन माना जाता है। अर्थ जैसा ही लगभग साइज है, अर्थ जैसा ही मास है, अर्थ जैसा ही डेंसिटी है, तो वीनस को अर्थ का क्या माना जाता है? ट्विन। तो इससे काफी इंसाइट अर्थ के रेवोल्यूशन पे भी, एवोल्यूशन पे भी मिलेगा। हिस्टोरिकल वाटर प्रेजेंस, ऐसा माना जाता है कि वीनस पे कभी कभी तो वाटर रहा था, है ना, तो उसको भी हमें स्टडी करने का मौका मिलेगा। वीनस और अर्थ के बीच में की डिफरेंस क्या है? सरफेस टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम है वीनस पे, 462 डिग्री, है ना। यहाँ पे तो हम लोग 40 डिग्री में हम लोग का हालत खराब हो जाता है। 40-45 डिग्री चल रहा है, 462 में तो कोई भी लाइफ नहीं, इंसानी लाइफ, ह्यूमन लाइफ तो पॉसिबल नहीं है। मरकरी से भी हॉटर है ये। सन के सबसे क्लोज क्या है? मरकरी। फिर क्या है? वीनस। बस मरकरी से भी हॉटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह के चलते, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि वीनस पे कभी पानी, वाटर एग्जिस्ट करता था, वाटर ज्यादा गर्मी से वेपराइज हो गया, और वाटर क्या करता है? वाटर वेपर, H2O वेपर जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? वो सन से जो भी रेज आती हैं या जो भी हीट रेज आती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर एब्जॉर्ब जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा एटमोस्फेयर क्या हो जाएगा? गर्म रहेगा। जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी, उस दिन आपको गर्मी ज्यादा लगती है ना। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो है वो ज्यादा है, वाटर वेपर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। वाटर वेपर ज्यादा होगा तो जो भी हीट की रेज होंगी, हीट होगा, हीट का रेडिएशन होगा, उनको एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और इससे कि हमें गर्मी ज्यादा लगती है। तो यही इफेक्ट आपको कहाँ दिखता है? यहाँ पे दिखता है। वाटर वेपर लाइकली कंट्रीब्यूटेड टू दिस एक्सट्रीम हीट। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर भी वहां पे काफी हाई है। इंडिया सॉरी अर्थ जैसा प्रेशर नहीं है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन वीनस इज सिमिलर टू द प्रेशर फेल्ट डीप अंडर अर्थ ओशन। अर्थ में ओशन में, ओशंस के ऊपर तो इतना वाटर होता है, तो उतना प्रेशर यहाँ पे वहां पे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है। 96% ऑफ वीनस एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। एंड द प्लेनेट इज कवर्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स। सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से क्लाइमेट जो है उसका ढका हुआ है। स्लो रोटेशन होता है।
Venus rotates slowly on its axis with one full rotation taking about 243 अर्थ डेज। एक रोटेशन करने में उसको 243 अर्थ डेज जितना लगता है, अर्थ को जितना लगता है उसका 243 टाइम ज्यादा। चैलेंजेस क्या है? हॉट टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर है तो एक्सप्लोर करने में चैलेंज है। हमने जो सैटेलाइट या जो भी चीज भेजी है वो जल नहीं जाए। वीनस मिशन का ओवरव्यू, लॉन्च टाइम तो आपको पता चल गया 2028। अर्थ से प्रॉक्सिमिटी कितना होगा? हर 19 मंथ्स में, हर 19 मंथ्स में वीनस जो होता है अर्थ से क्लोजेस्ट होता है, तो उसी टाइम को हमें टारगेट करना है सो दैट कि सैटेलाइट अगर हम वीनस की तरफ फेंकते हैं या लॉन्च करते हैं रादर, तो हमें वीनस को ऑर्बिट में पहुंचाने में सैटेलाइट को आसानी हो। वो जो सैटेलाइट या जो भी ऑब्जेक्ट हम भेज रहे हैं उसका पे लोड कितना होगा? 100 केजी तक का पे लोड होगा। सैटेलाइट विल गेन स्पीड इन अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट में पहले उसको स्पीड गेन करा दिया जाएगा और फिर फटाक से वीनस के ऑर्बिट में उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, वीनस के ऑर्बिट में पहुंचने में उसको 140 डेज लगेगा। कहां से? अर्थ की ऑर्बिट से निकलने के बाद। एरो ब्रेकिंग, एरो ब्रेकिंग क्या है? एरो ब्रेकिंग होगा उसमें पर्पस, द मिशन विल बी इंडियाज फर्स्ट अटेम्प्ट, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, मिशन विल बी इंडियाज फर्स्ट अटेम्प्ट एट एरो ब्रेकिंग। एरो ब्रेकिंग मतलब एयर से ब्रेकिंग। एयर से ब्रेकिंग को क्या बोलोगे? एरो ब्रेकिंग। एसेंशियल फॉर लोअरिंग द सैटेलाइट्स ऑर्बिट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। मान लो अगर ये हमारा वीनस हो गया, तो वीनस में पहले जो हम भेजेंगे तो ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में भेजेंगे, अंडे जैसा ऑर्बिट में भेजेंगे, है ना। बीच में ऐसे वीनस के अराउंड गोल ऑर्बिट, राउंड ऑर्बिट में नहीं भेज रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में भेजेंगे और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के ये क्लोज आते जाएगा और इसका ऑर्बिट हम लोग क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे। ऐसे करके बाद में ऑर्बिट उसका कम करेंगे। तो एक तरह से जो ब्रेक लगेगा वो एटमॉस्फेयर की वजह से लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरो ब्रेकिंग। तो पहला इनिशियल ऑर्बिट इलेप्टिकल होगा, 500 किलोमीटर इंटू 60,000 किलोमीटर तक का होगा। पास में 500 किलोमीटर के आसपास भी पहुंचेगा और दूर में 60,000 किलोमीटर तक भी पहुंचेगा। सैटेलाइट विल ग्रेजुअली रिड्यूस इट्स ऑर्बिट बाय स्किमिंग द वेनिसियन एटमॉस्फेयर एट अराउंड 140 किलोमीटर। ठीक है, और 300 इंटू 300 या 200 इंटू 600 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। तो केयरफुली करना होगा। कई बार एटमॉस्फेयर के जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से जो भी हमने भेजा है ऑब्जेक्ट, जो भी सैटेलाइट भेजा है, उसको जल जाने के भी चांसेस रहते हैं। एरो ब्रेकिंग इज स्पेस फ्लाइट मनूवर दैट रिड्यूसेस द हाई पॉइंट ऑफ एन एलिप्टिकल ऑर्बिट by flying the vehicle through the atmosphere at the low point of the orbit. The resulting drag slows the spacecraft. स्पेसक्राफ्ट को स्लो करना, एरो ब्रेकिंग, एयर से ब्रेकिंग, बस इतना याद रखिए। पेलोड्स क्या क्या भेजेंगे हम? साइंटिफिक पेलोड्स, एटलीस्ट 17 इंडियन एक्सपेरिमेंट वेयर सेलेक्टेड बाय 2019, जिसमें L&S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा। रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार, SAR is a radar technique that uses a moving antenna to create high resolution images. तो सिंथेटिक एपर्चर रडार क्या करेगा? फोटो खींचेगा। फोटो चाहिए हमें, है ना, जिससे कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, जिससे कि हम आराम से देख सके कि मार्स का एटमॉस्फेयर कैसा है, मार्स का सरफेस कैसा है, और थोड़ा अंदर तक का भी फील ले पाए मार्स का सब सरफेस कैसा है। इमेजिंग थर्मल कैमरा, इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल्स कैसे हैं, ये सब चीज का हम लोग वहां पे इंस्पेक्शन कर पाएंगे। इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हो रहा है क्या? 7 इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट्स आर आल्सो पार्ट। जब हम अपना मिशन भेज ही रहे हैं तो बाकी कंट्रीज भी उसमें साथ हो ले रही हैं। फॉर एग्जांपल USSR, है ना, पास्ट मिशन की बात कर रहे हैं। वीनस को एक्सप्लोर करने में पास्ट मिशन किसने दिखाया है? यूएस ने। USSR जिसका मेन पार्ट क्या था? रसिया था। जापान ने, यूरोप की स्पेस एजेंसी ने प्रीवियसली मिशन भेजे हैं कहा? वीनस पे। अपकमिंग मिशन किसका होने वाला है? यूएस का, दा विंची मिशन 2009, वेरिटास मिशन 2031। यूएस 2 मिशन भेजने वाला है। ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2030 में इनविजन मिशन भेजने वाला है। इंडिया ने प्लान किया है कि इन लोगों के पहले ही हमें अपना मिशन भेज देना है और सारा लाइमलाइट ले लेना है। ठीक है, तो ये सारे मिशन जो हैं प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने ही होंगे, नोट्स बना के रखना ही होगा। टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं। टेक डिप्लोमेसी, टेक्निकल डिप्लोमेसी 4.0। मतलब जब से इंडिया आजाद हुआ है आफ्टर 1947, है ना, तो इंडिया की टोटल डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेसी मतलब इंटरनेशनल रिलेशन जो हम बना रहे हैं कंट्रीज के साथ,
उस इंटरनेशनल रिलेशन में टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना या टेक्नोलॉजी से डील करना या टेक्नोलॉजिकल आदान प्रदान करना, इसमें हम फोर्थ राउंड में पहुंच गए। फर्स्ट राउंड कभी रहा होगा नेहरू जी के टाइम पे मान लो, सेकंड राउंड कभी रहा होगा फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी के टाइम पे, थर्ड राउंड मान लो आपका राजीव गांधी वगैरह के टाइम पे रहा होगा, फोर्थ राउंड हम मोदी जी के टाइम में देख रहे हैं। The article discusses the evolution of India's technology diplomacy, particularly during PM Modi recent visit to the US. A wide range of technological areas were covered, जिसमें सेमीकंडक्टर की बात सबसे ज्यादा हो रही है। असम के जागी रोड में भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है। बायोटेक की बात हो रही है, टेलीकॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। मोदी जी ने एआई को तो बोल दिया ए फॉर अमेरिका, आई फॉर इंडिया, बट एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, रोबोटिक्स, ऑल एम्ड एट एडवांसिंग बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। मिलिट्री एप्लीकेशन में भी हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविलियन में ही यूज करें। द एक्सटेंसिव ज्वाइंट स्टेटमेंट फ्रॉम मोदीज मीटिंग इंडिकेट न्यू इनिशिएटिव दैट विल कंट्रीब्यूट टू मॉडर्नाइजिंग इंडियाज टेक्नो इंडस्ट्रियल बेस। These collaboratives are vital for strengthening India's security and prosperity, integrating advanced technology into India's growth strategy. इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटजी में एडवांस स्ट्रेटजी हम लोग लाने वाले हैं। तो हम पहला टेक डिप्लोमेसी की बात करते हैं जो 1950 से स्टार्ट हुआ। इसको किसके स्टार्ट किया? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया। अलॉन्ग साइड जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? होमी भाभा। तो इन्होंने स्टार्ट किया एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में। यूएस से सपोर्ट मिला, यूएसएसआर से भी सपोर्ट मिला। ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह किया हम लोगों ने, एग्रीकल्चर वगैरह में टेक्नोलॉजी में यूएस से सपोर्ट मिला। दैट इज आवर फर्स्ट फेज। फिर हमें सेटबैक मिला 1970s में। 1970s में हम क्या कर रहे थे? न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे। न्यूक्लियर टेस्ट से यूएस बहुत नाराज हो गया। नाराज हो गया तो हमारा यूएस के साथ थोड़ा एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बन गया और हमें उससे बहुत ज्यादा हेल्प इस टाइम पे नहीं मिला, क्योंकि यूएस ये चाहता था कि बाकी कंट्रीज, जिसने न्यूक्लियर वेपन बना लिया उसने तो बना लिया, जैसे P5 कंट्रीज ने बना लिया था, यूएस खुद ही था, रशिया भी था, है ना। रशिया बोलो, यूएसएसआर बोलो, उस टाइम पे तो इन लोगों ने बना लिया था न्यूक्लियर वेपन। फ्रांस ने, चाइना ने भी बना लिया था, है ना। तो और साथ में ब्रिटेन ने, यूके ने बना लिया था। तो यूएस चाहता था कि बाकी कंट्रीज नहीं बनाए, इंडिया बना रही है। तो अगेंस्ट में एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आया था जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या कहता है कि न्यूक्लियर वेपन का और ज्यादा प्रोलिफरेशन रोकना है, मतलब और कंट्रीज अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगी। फर्स्ट से सीधे हम आते हैं फोर्थ फेज में। फोर्थ फेज 2020s में हमें देखने के लिए मिला। सेकंड थर्ड का हम जिक्र करेंगे आगे। India's renewed focus on building advanced tech capabilities coupled with US interest। अब यूएस का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। इंडिया का इंटरेस्ट तो है ही कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, यूएस का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है क्योंकि चाइना दोनों का एक कॉमन एनिमी दिखाई दे रहा है। यूएस का तो सबसे ज्यादा, यूएस का जो असेडेंस रहा करता था, प्रभुत्व रहा करता था, हेजेमनी रहा करता था टेक्नोलॉजी में, उसको भर भर के चैलेंज किसने किया है? चाइना ने किया है। इंडिया सिर्फ यूएस से ही इंगेज नहीं है, फ्रांस से भी, जर्मनी से भी, जापान से भी, साउथ कोरिया से भी, यू से भी, सबसे टेक्नोलॉजी हम लोग ले रहे हैं या टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंजेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हैं। हिस्टोरिकल चैलेंज क्या रहा है हमारा टेक डिप्लोमेसी में? डिसडेन फॉर नॉन सेंसिटिव एरिया इन अर्ली फेज। अर्ली फेज में हमने थोड़ा डिसडेन दिखाया। डिसडेन मतलब रूखा मुंह किया था हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के लिए कि हमें क्यों चाहिए टेक्नोलॉजी। हम लोग प्राइमरली एक क्लोज्ड इकोनॉमी जैसा रहते थे, है ना। हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन बहुत बाद में किया, उसके बाद टेक्नोलॉजी हमें बाहर के टेक्नोलॉजी, बाहर का जो भी पैसा है या ट्रेड है हमें अच्छा लगने लगा। उसके पहले बाहर के टेक्नोलॉजी भी, कंपनीज भी हमें अच्छी नहीं लगती थी। आईबीएम जैसी कंपनी 1970s में इंडिया आना चाहती थी, हमने बोला नहीं तुम यहाँ आके क्या करोगे, तो उसने सिंगापुर और मलेशिया जैसी जगह पे अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्लांट डाल लिया। मेनी इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट trained at prestigious institutions like IITs left India due to lack of opportunities। 70s में, 80s में इंडिया छोड़ के वो यूएस बाकी जगह चले गए। सोवियत इन्फ्लुएंस काफी रहा था हमारा 1970s में। सोवियत मतलब यूएसएसआर। यूएसएसआर से हम लोग वेपन्स वगैरह टेक्नोलॉजी ले लेते थे, हमारा काम हो जाता था। तो यही काम हम लोग करते थे। 90s में क्या हुआ? इंदिरा एंड राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजिकल पुश दिया, काफी दिया, ठीक है। टेलीकॉम में, कंप्यूटिंग में, ये सब वापस से यूएस के साथ कोलैबोरेशन करने की कोशिश
करी गई थी। 1990s में हमने क्या किया, फिर से एक बार न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। 1998 में यूएस के साथ रिलेशन फिर खराब हो गया। वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह ने यूएस से रिलेशन वापस अच्छा करने की कोशिश की और यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर ली। मतलब यूएस अब हमें टेक्नोलॉजी देगा, उस टेक्नोलॉजी का यूज हम करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी में। एनर्जी एनर्जी जैसे अभी आप इलेक्ट्रिसिटी जलाए हुए हो ना, वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द सिविलियन पर्पस। और एटॉमिक वेपन बना लिया तो वो फिर क्या हो गया, मिलिट्री पर्पस हो गया, है ना। पोखरण 2 क्या है आपको समझ में आता ही है, हमने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था और 1974 में भी पहली बार टेस्ट किया था, जिसको हम बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, 123 अग्रीमेंट किसको बोलते हैं, यूएस के साथ जो हमारा सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुआ 2005 में, इसको क्या बोलते हैं, 123 अग्रीमेंट। फोर्थ फेज, अब फोर्थ फेज क्या है, पीएम मोदी के साथ चल रहा है, 2014 से ही चल रहा है, बट 2020 के बाद से हमने फटाफट भयंकर मोमेंटम उसमें गेन किया हुआ है। यूएस इंडिया पार्टनरशिप, चाइना का रिस्पॉन्स है, यूएस रीअलाइनमेंट ड्यू टू चाइनाज राइज, चाइना के राइज की वजह से बुश, ओबामा, ट्रंप, बिडेन सब इंडिया की तरफ आ रहे हैं, इंडिया को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहे हैं। इंडिया और यूएस ने एक बहुत ही अगेन आई रिपीट बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया था जून 2023 में, जिसका नाम है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। मोदी बिडेन ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था, उसमें है ना, एम्फेसाइजिंग सेमीकंडक्टर, एआई एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। आईसीईटी क्या है, 2022 में अनाउंस हुआ, लॉन्च हुआ फॉर्मली 2023 में। आईसीईटी, both countries have identified 6 area of cooperation which would include co-development and co-production। को एक साथ मिलकर डेवलप भी करेंगे, एक साथ मिलकर प्रोड्यूस भी करेंगे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में, है ना, एआई में, क्वांटम में, सेमीकंडक्टर में, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन में, सब में ये दोनों कंट्रीज एक साथ कोलैबोरेट करेंगे और इसका यूज भी करेंगे क्वाड वगैरह जगहों पे। शेयर्ड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड द रोल ऑफ इंडियन टैलेंट, यहाँ पे इंडियन टैलेंट, इंडियन साइंटिस्ट का भी रोल काफी आ जाता है। जो ब्रेन ड्रेन हुआ 1960s में, इंडिया वाले जो यूएस गए, वही लोग टेक्नोलॉजी वहां भी बना रहे हैं, यहाँ पे इंडियन लोग ही ज्यादा बना रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया यूएस का एक जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, स्टेबलाइज रखने का एशिया को, चाइना को थोड़ा कंट्रोल में रखने का है, टेक्नोलॉजी वाइज भी चाइना पर डिपेंडेंस कम करने का है। तो ये सारी चीजें इंडिया यूएस को बहुत ज्यादा क्लोज लाती हैं। अभी हमें इंटरनल रिफॉर्म करना है, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, है ना, आप आईएएस बनोगे या आप एसीएस बनोगे, आप क्या बनोगे, ब्यूरोक्रेट। आपके पास फाइल्स जाएंगी, अगर फाइल्स पे आप साइन नहीं कर रहे हो, डिले कर रहे हो, है ना, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस। व्हाइल इंडियाज टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड, it remains vulnerable to bureaucratic resistance. Reforms in the science and tech are critical to ensuring that India can fully capitalize on international opportunities. I hope आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू, जय हिंद।